बड़ी खबर के साथ सबसे बड़ी खबर है लव जिहादियों पर योगी की ठाएं ठाएं। जी हां, योगी ने कुछ ऐसा ही किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं श्रद्धा और आफताब की कहानी के बाद देश में गुस्सा है आफताब को सजा दिलाने को लेकर, फांसी दिलाने को लेकर। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ही अब लव जिहादियों का इलाज करने वाले। योगी अपनी स्टाइल में इलाज करेंगे और इलाज शुरू भी कर दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है सूफियान ने निधि की हत्या की। निधि की हत्या सूफियान ने की। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये जो आप देख रहे हैं निधि का शव, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। सूफियान फरार था लेकिन योगी की पुलिस ने आज एनकाउंटर कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देख रहे हैं, ये पड़ा है सूफियान, निधि को फेंकने वाला सूफियान। योगी की पुलिस ने आज एनकाउंटर में गिरा दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद ये देखिए, कंधों पर पहुंचे अस्पताल। ये है योगी स्टाइल में लव जिहादियों का इलाज। ये रिपोर्ट देखिए जरा। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। जब पूरा देश आफताब को फांसी देने की मांग कर रहा है, तब योगी राज में लव जिहादी का एनकाउंटर हो गया। यही है योगी का न्याय। यह है लव जिहादी सूफियान। योगी की पुलिस की गोली लगने के बाद चित्त पड़ा है। सूफियान ने निधि को छत से फेंककर बेरहमी से मार दिया था। योगी की पुलिस इस लव जिहादी को शिद्दत से तलाश रही थी। पुलिस को देखते ही इसने कट्टे से गोली चलाई। फिर योगी की पुलिस की एक गोली पर सूफियान ढेर हो गया। सूफियान यहीं से निकलने की कोशिश कर रहा था और पुलिस को देखते ही पुलिस पर उसने एक फायरिंग की और पुलिस ने उस पर भी जो जवाबी फायरिंग है वो की है। इसी जगह पर सूफियान का एनकाउंटर हुआ है। ये जो खून के धब्बे आपको पड़े हुए दिख रहे हैं, ये वो खून के धब्बे सूफियान के हैं। सूफियान के पैर में चोट लगी थी और साथ ही साथ ये देखिए, आप इसमें देखिए फॉरेंसिक की टीम है वो भी पहुंची हुई है और उनके हाथ में आपको जो कट्टा और जो कारतूस है वो दोनों आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, उनके हाथ में जो फॉरेंसिक की टीम है उनके हाथ में इसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है और साथ साथ वो 3 कारतूसें भी आपको दिख रही होंगी, 3 खोखे भी आपको दिख रहे होंगे जिनका इस्तेमाल हुआ है। जिसके बाद कंधों पर स्ट्रेचर तक और स्ट्रेचर पर अस्पताल तक पहुंचा। योगी की पुलिस का एक्शन ऑन द स्पॉट होता है और योगी स्टाइल में ही ऐसे सिरफिरे लव जिहादियों का इलाज हो सकता है। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि योगी की पुलिस ने कैसे एनकाउंटर किया है इस लव जिहादी का। यह आपको बताने जा रहा हूं। यह देखिए जरा, यह आपको आगे नजर आ रहा है। यह जो पड़ा है यह है सूफियान। योगी की पुलिस ने ढेर किया है। कैसे गिराया यह आपको बताता हूं। योगी ने क्या इलाज किया। योगी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक्शन वक्त पर लेते हैं। पुलिस की 5 टीमें बनाई सूफियान को पकड़ने के लिए, अलग अलग जिलों में भेज दी। पूरे उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को खास तौर पर सील कर दिया क्योंकि लखनऊ की घटना थी और इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया कि भागने ना पाए। बेशक मुखबिरी हुई, पुलिस को इनपुट मिले और सूफियान पर 25,000 का इनाम घोषित किया। सूफियान ने निधि को छत से फेंक कर मार डाला था। उसके बाद से यह फरार था। 15 नवंबर से सूफियान गायब चल रहा था। 15 तारीख से पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस सूफियान के परिवार को भी तलाश रही थी कि इसका परिवार भी गायब है। सुबह पुलिस को सूफियान के बारे में जानकारी मिली। योगी की पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची। पता चला कि दुबग्गा में छिपे होने की इसकी खबर मिली कि यह दुबग्गा में है और इसके बाद लखनऊ पुलिस ने, योगी की पुलिस ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। फिर घेराबंदी के बाद पुलिस ने एनकाउंटर शुरू किया लेकिन सूफियान के पास कट्टा था। बंदूक से सूफियान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और उसके बाद योगी की पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, एनकाउंटर किया। पैर में इसके गोली लगी, मौके पर ही गिर गया।
सूफियान के पैर में गोली लगी और उसके बाद केजीएमयू में, किंग जॉर्ज में ट्रॉमा सेंटर में इसे भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद अपनी असली जगह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। यही है योगी का एक्शन। अब सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। डीसीपी वेस्ट लखनऊ एस चिनप्पा को सुनिए। इसमें अक्यूज्ड सूफियान लगातार फरार चल रहा था। हमारी टीमें गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। आज मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त सूफियान का गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ के तुरंत बाद इसको उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। आइए अब आपको बताता हूं इस सूफियान ने किया क्या था, इस लव जिहादी का इलाज कैसे किया योगी ने। ये सूफियान है, देखिए, और ये निधि अब इस दुनिया में नहीं है। निधि को इसने चौथी मंजिल से उठाकर फेंक दिया था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं इमारत की तस्वीर, ये चौथी 4 मंजिल की इमारत है। इस इमारत से नीचे फेंका था और नीचे आकर निधि गिरी थी। आखिर क्यों सूफियान ने निधि की हत्या की है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके पीछे वजह क्या है? वजह है कि यह कह रहा था निधि से कि धर्म परिवर्तन करो। निधि दरअसल सूफियान से प्यार करती थी और सूफियान निधि पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। सूफियान निधि का ब्रेन वॉश कर रहा था, इस्लाम अपनाने के लिए उसे बरगला रहा था, उस पर दबाव बना रहा था। जानकारी मिलने पर निधि का परिवार नाराज हो गया और उसके बाद निधि का परिवार सूफियान के घर पहुंच गया, जिसके बाद निधि के परिवार ने इसका विरोध किया सूफियान के परिवार से। इस दौरान सूफियान ने उनसे बहस की क्योंकि अड़ोस पड़ोस का ही घर था। नाराज सूफियान छत पर चला गया और उस छत पर पहले से निधि मौजूद थी, जिसके बाद सूफियान ने निधि को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। निधि के पिता ने सूफियान को पकड़ना चाहा, लेकिन सूफियान धक्का देकर मौके से फरार हो गया। निधि खून से लथपथ पड़ी हुई थी। इस मासूम बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। अस्पताल में इलाज के दौरान निधि ने दम तोड़ दिया। निधि के परिवार वालों का गम तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन योगी इसका इलाज पूरी तरह से करेंगे। निधि के परिवार का कहना है कि अब सूफियान का एनकाउंटर हुआ, गोली लगी है, कैद में है, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। सुनिए। उसको फांसी दी जाए, जिस तरीके मेरी लड़की गई है उसी तरीके वो भी जाए बस, और मांगे मेरी बस यही, अभी कुछ नहीं है। उसको सजा दें, उसको मौत। आज मेरी लड़की के साथ किया है, कल किसी और के साथ भी कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहादियों पर एक्शन लिया है पहले दिन से। यही योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग के पीछे वजह यही है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कार्रवाई करते हैं वो नजीर बन जाती है। देखिए जरा योगी ने क्या कार्रवाई की है। यूपी में लव जिहाद पर योगी ने सबसे पहले कानून बनाया। इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी, योगी सरकार ने कानून लेकर आई और उसके बाद 2021 में विधानसभा से बिल पास करवाया। 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है ऐसी घटना पर। शादी के लिए धर्म परिवर्तन पूरी तरह से अमान्य कर दिया है। जबरन या धोखा देकर धर्म परिवर्तन अपराध है यूपी में। जबरन धर्म परिवर्तन से पर 1 से 5 साल तक की सजा है। 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है और स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की जानकारी जरूरी है और 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को यह जानकारी देनी होगी। उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा है। 10,000 का जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। यह सवाल इसलिए बुनियादी आपको बताऊं क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज ये मांग कर रहे हैं कि हमें एक योगी जैसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है, योगी जैसे नेता की जरूरत है जो ऐसे लोगों पर, ऐसे सनकी लोगों पर कार्रवाई करें। सुनिए जरा। आफ्ताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लव जिहाद का नाम में 25 टुकड़ा कर देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा, तो हर शहर में ऐसा आफ्ताब का पैदा होगा। देखिए जिन्हें नहीं पा रहा है, जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं और वो अत्यंत ही जो है अमानवीय और क्रूर तथ्य सामने आ रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। हमेशा सरकार इस पक्ष की रही है और अभी भी आगे ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। कि ऐसी क्रूरता से किसी हमारी बहन की हत्या करना
ये क्रूरता को हमें जमीन में गाड़ना ही होगा। हमारे कानून के माध्यम से हमारी पुलिस यंत्रणा, पुलिस व्यवस्था इसको सजा तो देगी। देश पूरी तरह से इसका मंथन करते हुए आने वाले ऐसे कौन जो लोग रहेंगे ऐसी सोच वाले, इसको तो जमीन में गाड़ना ही होगा। और यही इलाज क्या आफ्ताब को भी चाहिए, क्योंकि सनकी पर शिकंजा लगातार कस रहा है। आपको बताऊं कि आफ्ताब ने जो कुछ किया उसके बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आफ्ताब की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आफ्ताब को कल वापस घर ले जाया गया, वहां जाकर पूरी तरह से रिक्रिएशन किया गया उस पूरे सीन का, उस पूरे घटनाक्रम का। ये आफ्ताब आपको नजर आ रहा है जिसे घर ले जाया गया दिल्ली के छतरपुर में, जहां ले जाने के बाद ये पुलिस की टीम आप देख रहे हैं और किस तरह से श्रद्धा की हत्या की उसे फिर से रिक्रिएट किया गया। पुलिस इस मामले को इस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही कि आफ्ताब ने कहां 35 टुकड़े फेंके हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं गुरुग्राम पुलिस को कुछ थैले मिले। इन थैलों में क्या है नहीं पता, लेकिन गुरुग्राम पुलिस भी तलाश कर रही। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर को, आप देख रहे हैं गुरुग्राम पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर जांच कर रही। कुछ थैले आपको जो नजर आ रहे हैं, क्या ये थैला, क्या इस थैले में श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन पुलिस को ये थैला जरूर मिला। इस थैले में क्या है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, इसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, श्रद्धा के पिता के साथ मिलाया जाएगा। अगर ये टुकड़े श्रद्धा के शव के हैं, आफ्ताब ने क्या गुरुग्राम में भी शव के टुकड़े फेंके हैं, इसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। दिल्ली पुलिस को आप देख रहे हैं, अभी भी दिल्ली पुलिस छतरपुर और महरौली के जंगलों में खोज रही है, क्योंकि 6 महीने का वक्त बीत चुका है। क्या कहीं नीचे मिट्टी के नीचे तो कोई पैकेट नहीं दबा है? पुलिस उसे देखिए किस तरह से पूरी टीम के साथ अलग अलग इलाकों में खोज रही, क्योंकि बहुत बड़ा ये जंगल है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर ये देख रहे हैं आप मुंबई की, मैं आपको दिखा रहा हूं। श्रद्धा के दोस्तों को बुलाया जा रहा है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते को लेकर क्या जानते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अलग अलग राज्यों में ये जो पूरा हत्याकांड है ये 5 राज्यों तक फैल चुका है। कौन कौन से 5 राज्य हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली नहीं, अलग अलग राज्यों तक पुलिस के लिए अब चुनौती बढ़ गई है। ये मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, प्ले कीजिए इसे। गुरुग्राम में आफ्ताब का दफ्तर है, वहां जांच शुरू हो गई है। ये देख रहे हैं आप, गुरुग्राम में भी पुलिस तलाश रही है। वहां जो भी थैले मिल रहे हैं, संदिग्ध चीजें मिल रही हैं, क्योंकि उसका ऑफिस गुरुग्राम था। तो क्या ऑफिस में जाके आसपास भी उसने कुछ चीजों को फेंका है? पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही। गुरुग्राम, हरियाणा के अलावा अगला राज्य देखिए दिल्ली में श्रद्धा की हत्या हुई। फ्लिप कीजिए इसे कि दिल्ली पुलिस जंगलों में तलाश रही है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, जंगल बहुत बड़ा है। कहां आफ्ताब गया, कहीं आफ्ताब पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा। तीसरा राज्य महाराष्ट्र, श्रद्धा के मोबाइल की तलाश हो रही, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल इसने मुंबई में फेंक दिया, अपना मोबाइल इसने बेच दिया। ये आप देख रहे हैं। उसके दोस्त को बुलाया गया था, श्रद्धा के दोस्त से भी पुलिस ने सवाल जवाब किए हैं। चौथा राज्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश। आफ्ताब, श्रद्धा हिमाचल घूमने गए थे। हिमाचल में क्या हुआ, कहां रुके, हिमाचल में भी देखिए। हिमाचल में भी पुलिस खोज रही है, एक्शन मोड में है, यहां से भी सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। और 5वां राज्य, फ्लिप कीजिए इसे, 5वां राज्य है उत्तराखंड। देहरादून में आफ्ताब ने क्या सबूत छिपाए हैं देहरादून में, ये आप देख रहे हैं। वहां भी पुलिस एक्शन में, 5 राज्यों की पुलिस आपस में संपर्क में है इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे श्रद्धा को 2 साल पहले से ही पीट रहा था आफ्ताब। उसकी पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, श्रद्धा के चेहरों पर निशान आपको नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 अलग अलग जगह पर श्रद्धा की ये आखिरी तस्वीर है, जो ये सबूत भी है कि श्रद्धा के साथ आफ्ताब मारपीट कर रहा था। अब मैं बताता हूं आपको कहां कौन सा निशान है श्रद्धा के चेहरे पर, जो बताता है चीख चीख कर कि श्रद्धा के साथ कैसे मारपीट की गई। देखिए जरा ध्यान से, श्रद्धा के चेहरे पर चोट की तस्वीर सामने आई और दोस्त ने ये 2 साल पुरानी तस्वीर साझा की है। 2 साल पुरानी है। आफ्ताब के बेरहमी से पीटने के सबूत है इस तस्वीर में। श्रद्धा के नाक पर चोट का निशान आपको नजर आ रहा है। तस्वीर में श्रद्धा के गाल पर भी आपको चोट का निशान नजर आ रहा है। श्रद्धा के गले पर अगर आप देखेंगे, गले पर भी जख्म के निशान है। तस्वीर में श्रद्धा की आंखों को ध्यान से देखिए, आंखें सूजी हुई हैं,
जैसे आंखों पर पंच मारा गया है। दिसंबर 2020 में आफताब ने पीटा था श्रद्धा को। 2 साल से पीट रहा था आफताब। आइए अब मैं आपको सुनवाऊंगा उस डॉक्टर को, सुनिए जरा, जिस डॉक्टर के पास श्रद्धा इलाज कराने गई थी, डॉक्टर शिव प्रसाद, क्या कह रहे हैं। काफ़ी तेज़ गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द के कारण आई थी, जिसके कारण उसको मूवमेंट्स में मुश्किल हो रहा था, डिफिकल्टी। हिस्ट्री पूछते पेशेंट से, लेकिन पेशेंट ने हमें ऐसा कोई खास रीज़न नहीं बताया जो उसको रिकॉल हो कि जिसके कारण ये हो रहा है। जस्ट वो पेन का कंप्लेंट कर रही थी, लेकिन उसका कारण उसने हमें नहीं बताया। से एक्सटर्नल इंजरी कुछ उसके बॉडी पे नहीं दिखाई दे रही थी। जब हमने हिस्ट्री पूछा तो उसने भी हमें कोई ऐसा मारपीट का कारण नहीं बताया। जहाँ तक रिकॉल है, उसको एडमिशन के समय आफताब था उसके साथ। और आइए अब इस मारपीट के सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। श्रद्धा का वो व्हाट्सएप चैट जो बता रहा है, ये देखिए, श्रद्धा वॉलकर लिखा है ऊपर, और ये 24 नवंबर 2020 का चैट है। फुल स्क्रीन अगर इसे ले सकते हैं तो लीजिए इस चैट को। श्रद्धा के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है, ध्यान से देखिए। श्रद्धा का स्क्रीनशॉट 24 नवंबर, श्रद्धा वॉलकर सबसे ऊपर लिखा है, दोस्त से बात कर रही है। इस चैट में साफ साफ लिखा है कि देर से जवाब देने के लिए माफी चाहूंगी। इस चैट में लिखा हुआ है कि मुझे पीटा गया है, मुझे मारा गया है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पूरी चैट में श्रद्धा ने क्या कुछ दोस्त से बात की है। ये चैट बताएगी सच। श्रद्धा ने लिखा, देर से जवाब देने के लिए माफी। दोस्त ने लिखा ओके। श्रद्धा ने आगे लिखा कि उसके पिता घर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी जब पिता घर चले जाएंगे घर से, यानी आफताब के पिता हो सकते हैं या अपने पिता के संदर्भ में बात कर रही थी, तो घर में सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा ने लिखा वो अभी बाहर है, यानी आफताब बाहर है। आगे लिखा, मैं कुछ करने की हालत में नहीं हूं। अपने दोस्त से कह रही क्योंकि मुझे बहुत पीटा गया है, मेरा बीपी लो है और शरीर में बहुत गंभीर चोटें हैं, बेड से उठने की ताकत भी नहीं बची है। ये अपने दोस्त को बता रही है। ये 2020 का चैट है। अब आप समझिए 2020 से श्रद्धा को आफताब पीट रहा था। आइए अब सुनवाता हूं आपको श्रद्धा के दोस्त को, सुनिए, जो आफताब के चेहरे से नकाब उतार रहा है। सुनिए। वो ना बहुत मार खाई, तो फ़ोन किया मेरे दोस्त को, फ्रेंड को फ़ोन किए। फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन किया तो हम लोग मिले, बाहर मिले। उसको लगा तो पुलिस चौकी उसको लेके गया, पुलिस 2020 में। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। एक्चुअली फ़ोन वगैरह करती तो बोलती थी, मगर ऐसा कुछ इतना सीरियस नहीं लेती थी वो, दिल पे बोलती थी, सीरियस नहीं था। 1-2 बार मेरे दोस्त थे, गॉडविन के दोस्त आए घर पे मिलने, बात करने आई। उसके बाद में बात, मतलब कभी ऐसा हम लोग को नहीं मालूम पड़ा ये ऐसा कर देगा। श्रद्धा के पड़ोसी क्या कह रहे हैं, प्लम्बर क्या कह रहे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सनकी पार्टनर को कैसे पहचाने। आफताब की तरह कहीं पार्टनर तो नहीं किसी का। उन्हें पहचानने का तरीका क्या है, ये आपको बताने जा रहा हूं। तरीका ये है, श्रद्धा आफताब को पहचान नहीं पाई। शरीफ दिखने वाला आफताब शैतान निकला। ऐसे सनकी साथी को पहचानना बेहद जरूरी है। कैसे पहचाने, क्या तरीका है पहचानने का अपने पार्टनर को, वो सनकी है या नहीं? तो तरीका मैं आपको बताता हूं। ऐसे साथी हमेशा आपको अपमानित करेंगे, आपके साथ मारपीट भी करेंगे और गाली गलौज भी करेंगे। कभी आपकी कोई भी जरूरत पूरी नहीं करेंगे। भावनाओं को ऐसे लोग न समझते हैं और ना ही सम्मान करते हैं। आपकी बातों विचारों को पहली कोशिश होगी हमेशा गलत बताने की, कि आप जो कह रही हैं, जो कह रहे हैं वो गलत है। ऐसे लोग आपकी निजी बातें दूसरों से भी साझा करते हैं, दूसरे लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाते हैं। ऐसा साथी आपको हर बात में दोष देता है कि हर चीज के लिए आप गलत है, आपकी गलती है। आपको अक्सर ऐसे लोग मतलबी लगेंगे और ऐसे साथी के साथ रहकर भी आप निराश रहते हैं। हम इंसान के सुधरने का इंतजार हमेशा करते रहते हैं कि आज नहीं कल शायद ये सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। ऐसे में पीड़ित पक्ष का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो और गिरने लगता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है लगातार। पीड़ित पक्ष को नींद नहीं आती है, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है। और सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा पार्टनर है, ऐसे हाल में अपने परिवार या हितैषी से जरूर सलाह लें।
क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपने करीबियों से कट जाते हैं, अपने परिवार से कट जाते हैं किसी एक शख्स के लिए, और इस स्थिति में अपने करीबियों से बात जरूर करें। जितनी जल्दी हो ऐसे रिश्ते से निकल जाएं, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यह ऐसे ही खतरनाक हुआ श्रद्धा के लिए भी। श्रद्धा के पड़ोसी क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। जी नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने आफ्ताब को ही देखा है 2-4 बार। श्रद्धा को मैंने कभी नहीं देखा है। मेरी बेटी ने बताया कि हाँ 1-2 बार झगड़े की आवाज आ रही थी, और मेरी सास ने 1-2 बार सुनाया तो उन्होंने भी बताया हाँ झगड़े की आवाज आ रही थी। वैसे इस लड़की को तो हमने कभी यहाँ पे देखा नहीं था, कभी वो बाहर ही नहीं निकलती थी। किराएदार ने मकान मालिक के पास फोन किया था कि ऐसे से पानी की दिक्कत है, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि ऐसे से आप थोड़ा उन्हें समझा दो, मैं थोड़ा दूर हूँ, और 1-2 बार वो समझेंगे। तो नए किराएदार हैं, उनको पता नहीं है इसके बारे में, तो मैंने उनको बताया। फिर आफ्ताब भी नीचे आया था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको सियासत की तरफ लिए चलते हैं। गुजरात में माहौल सियासी हो चला है, चुनावी हो चला है, और गुजरात बोले बाबा बाबा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से गुजरात लैंड हुए। लैंड होने के बाद क्या हुआ वो तस्वीर देखिए, बहुत दिलचस्प। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, एम्बियंस दीजिए। ये योगी का स्वागत हो रहा था बुलडोजर पर बैठकर। ये है योगी के वेलकम। गुजरात में कुछ इस तरह से हुआ, लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए, और देखिए बुलडोजर पर चढ़े हुए योगी का भव्य स्वागत हुआ बुलडोजर के साथ। योगी की पहचान बाबा बुलडोजर की पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बन गई है। ये उसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ये ग्रैंड वेलकम योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं 1, 2 और एक और बुलडोजर है, 3 बुलडोजर ये पीछे खड़ा हुआ, 3 बुलडोजर पहुंचे योगी की रैली में। सोचिए यूपी में तो योगी का बुलडोजर चलता है, लेकिन ये बुलडोजर की धमक गुजरात तक है। जरा रिपोर्ट देखिए। ये बाबा का बुलडोजर है जो उत्तर प्रदेश से गुजरात पहुंच गया। जब बाबा योगी यूपी से गुजरात पहुंचे तो उनके चाहने वाले बाबा का बुलडोजर लेकर स्वागत करने निकल पड़े। ना तो पहले किसी ने देखा होगा और ना ही किसी ने सोचा होगा। बाबा को भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि गुजरात में उनकी रैली के पहले ही दिन ऐसा स्वागत होगा। इन तस्वीरों से साफ है कि पीएम मोदी के बाद देश में किसी सियासतदान का जलवा है तो वो केवल और केवल योगी ही है। वो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं। विश्वास ना हो तो आप खुद सुन लीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी उसके साथ जो भी योगी जी भी है ये, और उसके साथ साथ अमित शाह भी है, जो पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करके बहुत बड़ा काम उसने किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी का हो, अमित शाह जी का हो, योगी जी महाराज श्री का हो, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब धर्म की स्थापना हो रही है भारतवर्ष में। भारत माँ का दिग्गज विजय तिलक हो रहा है, स्वर्ग की ओर भारत बढ़ रहा है। गुजरात में योगी की इस एंट्री को ग्रैंड एंट्री बताया जा रहा है। अपनी पहली ही एंट्री में उन्होंने जिस तरह से गुजरात की जनता में पैठ बनाई है उससे विपक्ष भी हैरान है और परेशान भी, क्योंकि गुजरात में योगी की जबरदस्त मांग है और उनकी कई रैलियां अभी और होने वाली हैं। योगी हिमाचल के बाद गुजरात पहुंचे और हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। भारत माता की, भारत माता की। और आइए अब आपको बता रहा हूं कि आखिर मोदी और योगी का जो क्रेज है वो किस कदर है, वो बताने जा रहा हूं। उस क्रेज से पहले आपको आइए दिखाता हूं, जरा देखिए योगी आज कहां गए थे। योगी आज मोरबी में थे। 3 रैलियां थी गुजरात में योगी की, मोरबी में थे योगी। अगली तस्वीर दिखाई, मोरबी के बाद भरूच पहुंचे योगी, और भरूच के बाद अगली तस्वीर दिखाई तीसरी रैली की, योगी सूरत पहुंचे। ये सूरत की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। योगी की डिमांड क्यों है ये मैं आपको बताता हूं कि योगी आखिर इसलिए चारों तरफ छाए हुए हैं, उसके पीछे बड़ी वजह, क्योंकि योगी को लोग सुनना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ग्रिड हटाइए,
वजह यह है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी का कोई जवाब नहीं है, ना तो विपक्ष में कोई है और ना ही बीजेपी में कोई। जब भी पार्टी फंसती है तो प्रधानमंत्री मोदी को याद करती है कि अब मोदी जी बचाएंगे, और मोदी भी इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही साथ इसलिए एक दिन में कई कई रैलियां प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। चुनाव के दौरान मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। प्रचार के दौरान हिमाचल में योगी ने 5 दिन में 16 रैलियां की हैं। उनकी हर रैली में लोगों का बड़ा हुजूम उमड़ता है और इसलिए हिमाचल में उनकी मांग सबसे ज्यादा थी। ऐसा ही गुजरात चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। योगी इन डिमांड है। यहां उनकी पहली रैली में सबसे ज्यादा गजब की भीड़ देखने को मिली। आज योगी ने 3 रैलियां की हैं और तीनों में जबरदस्त भीड़ थी। आने वाले दिनों में उनकी 20 से ज्यादा और रैलियां होने वाली हैं। यह है योगी का जलवा। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा योगी आज कैसे गुजरात में गरजे। कांग्रेस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित नहीं कर सकती है। और कल तो मैं एक बड़ा मजेदार देख रहा था। कल कांग्रेस के एक मंच पे राष्ट्रगान हो रहा था। राष्ट्रगान के दौरान फिल्मी गीत बजने लग गया। ये तो इनकी राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी आजादी के बाद कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए। और राष्ट्रपिता की उस संकल्प को पूरा करने का समय लगता है। समय आ गया और आ गया है समय। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं योगी मतलब जीत की गारंटी। कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं जो बता रहे हैं कि योगी जहां जाते हैं वहां जीत हो जाती है। 2022 में अपने दम पर पार्टी को सत्ता दिलाई योगी आदित्यनाथ। 2022 के उपचुनाव में भी अखिलेश के गढ़ को तोड़ दिया। मुलायम की सीट आजमगढ़ में सपा को हराया। आजम की सीट रामपुर से बीजेपी को जीत दिलाई। गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी को कब्जा दिलाया। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन में 16 रैलियां योगी कर चुके हैं और वहां बीजेपी के सत्ता में आने की संभावना है, सर्वेज ये कह रहे हैं। गुजरात में 2017 में 35 सीटों पर प्रचार किया था और इनमें से 20 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी। उसके बावजूद यानी योगी, और यही ऐसा ही हैदराबाद में हुआ था, आपको याद होगा, ओवैसी के गढ़ में भी योगी प्रचार करने पहुंचे थे। और दूर मत जाइए, गुजरात लिए चलता हूं। गुजरात के लोगों को सुनिए वो योगी पर क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आए हैं ना, वो हमारा माहौल ही गई लोग विधानसभा की जब चुटनी थी तब आए थे यहीं पर। तो ये भी देख लो हमारा माहौल बीजेपी है और बीजेपी ही है। हिंदू राष्ट्र बनाएगा हमारा। कौन बनाएगा? योगीनाथ पीएम साहब देखो रहा वो अयोध्या में कितना राम मंदिर बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बना सकते हम। और पूरी प्रजा है ने मोदी साहब के दाम योगीनाथ के साथ है। मोदी जी उसके साथ जो भी योगी जी भी है ये, और उसके साथ साथ अमित शाह भी है, जो पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करके बहुत बड़ा काम उसने किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी का हो, अमित शाह जी का हो, योगी जी महाराज श्री का हो, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब धर्म की स्थापना हो रही है भारतवर्ष में। भारत माँ का दिग्गज विजय तिलक हो रहा है, स्वर्ग की ओर भारत बढ़ रहा है। और भाजपा है वो गुजरात का तो भाजपा घर है, इसलिए योगी जी भी आए हुए हैं। योगी जी माहौल बदल रहे हैं, हिंदूवाद प्रबल हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। और योगी जी तो उसके साथ ये सब एक ही क्षण में, एक ही लाइन में, एक ही हरोड़ में सब है। तो ये पूरा भारतवर्ष है, पूरा भारत देश है, वो सभी को मोदी जी है, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी है और योगी जी है, वो सब भारत देश को आगे ले जाएंगे। तो बीजेपी ने गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी है। आज 80 से ज्यादा रैलियां भारतीय जनता पार्टी ने की है। देखें जेपी नड्डा भी रैली में थे। आज अगली तस्वीर दिखाइए, गुजरात में थे। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री गुजरात में थे, रैली कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गुजरात में रैली कर रहे थे। ये बता रहा है कि बीजेपी जो चुनाव लड़ती है वो पूरी ताकत के साथ लड़ती है।
यही वजह है कि उसके नतीजे भी अलग होते हैं। राहुल गांधी अब तक गुजरात का रुख भी नहीं किया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात राहुल की हो रही है, तो राहुल जोड़ने तो देश निकले हैं, लेकिन देश तोड़ने की स्थिति में भी है और सहयोगियों को छोड़ने की स्थिति में भी। सहयोगी खुद ही छोड़ने की हालत में आ गए। वीर सावरकर का अपमान जो राहुल गांधी ने किया, उसके बाद आप देख रहे हैं राहुल के साथ आदित्य ठाकरे चल रहे हैं। शिवसेना के नेता भारत जोड़ने में साथ आए, लेकिन राहुल के एक बयान के बाद अब कांग्रेस का हाथ छोड़ने को तैयार हैं। महाविकास अघाड़ी से अलग होने की बात कर रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। ये राहुल देश जोड़ने चले थे। ये राहुल देश को एक करने का ड्रामा कर रहे थे। देश के महान देशभक्त वीर सावरकर पर यह राहुल गांधी का बयान है। देश तो छोड़िए, राहुल के इस बयान के बाद उनकी साथी शिवसेना को भी बगलें झांकनी पड़ रही है। तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो यहाँ के नकली हिंदुत्ववादी उनसे है, हम 10 साल से वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। देश के वीर सपूत के अपमान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। राहुल के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। ये कांग्रेस की मानसिकता है जो एक परिवार से आगे बढ़कर ना देख पाई है ना देख पाएगी। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। ये कांग्रेस, ये आप, ये देश से संतोष और चैन साफ कर देंगे। तो सवाल उठता है कि जो राहुल गांधी देश जोड़ने निकले थे, कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर थे, वो देश तोड़ने की साजिश क्यों रचने लगे? और राहुल के इस बयान के बाद कैसे सियासी भूचाल आया, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, बीजेपी के नेता आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू को उनके पिता ने बचाया। नाभा जेल की कठिनाइयां नहीं सहन कर पाए। 2 सप्ताह में मोतीलाल नेहरू ने उन्हें जेल से निकाल लिया था। मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा। जवाहरलाल नेहरू कायर थे। ये शब्द अमित मालवीय के। जयराम रमेश ने लिखा, सावरकर और जिन्ना देश को बांटना चाहते थे। 2 नेशन थ्योरी कांग्रेस की नहीं, सावरकर की नीति थी। अनुराग ठाकुर ने लिखा, कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, कभी टुकड़े टुकड़ों के साथ खड़े होते हैं। कांग्रेस की मानसिकता परिवार तक सीमित है। और आशीष शेलार लिख रहे हैं, बीजेपी नेता, इंदिरा गांधी ने सावरकर की तारीफ की थी। भारत का साधारण सबूत करार दिया था कि सबूत है। सावरकर की जन्म शताब्दी मनाने की योजना थी। संबित पात्रा ने लिखा, राहुल को लगता है सिर्फ गांधी परिवार ही स्वतंत्रता सेनानी है। राहुल देश को जोड़ना नहीं तोड़ना चाहते हैं और यही राहुल की नीति है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। आणि जोपर्यंत सावरकरांना अपमानित करणारे या देशामध्ये, या सगळ्या अपमानित करणाऱ्यांचा विचार हा जमिनीमध्ये काढल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। हा निर्धार आपण सगळे करू। आइए, राहुल गांधी सावरकर की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी की दादी का यह लेटर है। इंदिरा गांधी ने लिखा था, जिसमें वीर सावरकर, नीचे इंदिरा गांधी लिखा हुआ साफ साफ, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को बहादुर बताया है। वो वीर सावरकर की जन्म शताब्दी मनाने जा रही थी, सवी जन्म शताब्दी।
अगला लेटर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नरसिम्हा राव आपको नजर आ रहे हैं। ये नरसिम्हा राव की चिट्ठी, ये भी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, ये नीचे नाम लिखा है। वो भी वीर सावरकर की 110वीं जयंती मनाने जा रहे थे। आखिर क्यों? अगर वीर सावरकर से इतनी नफरत है राहुल गांधी को, तो उनकी दादी और उनके अपने प्रधानमंत्री क्यों उनकी जयंती मनाने जा रहे थे? सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी कह रहे थे कि वीर सावरकर चिट्ठी लिख रहे थे कि माफ कर दो, और जो शब्दों का इस्तेमाल किया, यह वीर सावरकर की चिट्ठी। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, यह चिट्ठी, जो शब्द वीर सावरकर ने इस्तेमाल किए थे, बीजेपी ने एक चिट्ठी ट्वीट की जिसमें लिखा है वही शब्द महात्मा गांधी ने भी इस्तेमाल किए थे। लिखा था योर एक्सीलेंसीज ओबीडिएंट सर्वेंट, और यही शब्द वीर सावरकर ने भी इस्तेमाल किए थे। राहुल गांधी ने उस पर सवाल उठाए। आइए मैं आपको बताता हूं कि वीर सावरकर ने क्या लिखा था और महात्मा गांधी ने क्या लिखा था उस चिट्ठी में। दोनों के लेटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये दोनों लेटर आ गए। अंग्रेजों के नाम सावरकर ने चिट्ठी लिखी और बीजेपी ने भी गांधी जी की चिट्ठी एक साझा की है। सावरकर के शब्दों पर राहुल के सवाल हैं और अंग्रेजों के नाम गांधी जी की भी चिट्ठी वैसे ही है। चिट्ठी में गांधी जी ने खुद को बताया है सेवक, सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी चिट्ठी में, और वही शब्दों का इस्तेमाल वीर सावरकर ने भी किया है। बीजेपी ने उनसे सीधा सवाल पूछा है, तो आखिर राहुल सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वीर सावरकर के जो पोते हैं रंजीत सावरकर, वो बेहद खफा और नाराज हैं। सुनिए उन्हें। सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों को 1913 तक, मतलब ये 3-4 साल रहने के बाद भी बाहर नहीं छोड़ा, तो सावरकर की डिमांड थी कि आप हमें बाहर छोड़ो। तो उन्हें बताया गया कि आप डेंजरस प्रिजनर हो, यू आर नॉट अ कॉमन प्रिजनर। अगर हम जेल में ही आप बंद करना चाहते हैं क्योंकि हम डेंजरस है, तो जेल में हमें अच्छी फैसिलिटीज दो ना। तो गवर्नमेंट ने उन्हें वो फैसिलिटी, तो दोनों क्लास की जो बेटर फैसिलिटी थी उससे डिनाई किया। वो अपने एप्लीकेशन में लिखते हैं। परसों एक सावरकर स्मारक में एक मीटिंग हुई, वहाँ पे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री उनके सामने ही मैंने मांग की उन पर कार्रवाई हो। लीगल जो है डिमांड, वो कल मैंने कंप्लेंट की है। जो सत्य है वो कहना ही जरूरी है, और ये सत्य है कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजों से पेंशन ली थी, अंग्रेजों की माफी मांग के जेल से रिहा हुए थे, और अंग्रेजों के दोस्त बनकर, वफादार बनकर बाकी की जिंदगी काटी थी। ये बात इतिहास में गवाह है, उसके सबूत है। कोई हम अब मनगढ़ंत बात, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले और आईटी सेल वाले जैसी मनगढ़ंत बातें निकालते, वैसी नहीं है, इसके सबूत। राहुल बार बार सावरकर पर हमला करते हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सावरकर भी जेल में रहे और नेहरू जी भी जेल में रहे। दोनों जब जेल में रहे तो हालत देखिए क्या था। ये आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू और ये वीर सावरकर। वीर सावरकर को काला पानी में असंख्य यातनाएं उन्होंने सही। नेहरू जी कुल 9.5 साल जेल में रहे। सेलुलर जेल में 13 साल तक वीर सावरकर जेल में रहे और नेहरू जी 9 बार अलग अलग जेल में रहे। कोल्हू के बैल की जगह वीर सावरकर को जोता जाता था, जिस तरह कोल्हू के बैल को जोता जाता है। पहली बार 88 दिन में नेहरू जी रिहा हो गए थे। वीर सावरकर को सड़ा हुआ खाना दिया जाता था जेल में। दूसरी बार 266 दिन नेहरू जी जेल में रहे। वीर सावरकर के साथ जानवरों की तरह सलूक होता था जेल में। और तीसरी बार नेहरू जी 12 दिन में ही जेल से छूट गए थे। यह है जेल की यात्रा। 13 साल वीर सावरकर जेल में रहे। पूरे दिन हाथ पैर जंजीर से बंधे होते थे वीर सावरकर के। नेहरू सेल में अकेले रहते थे। बीजेपी का कहना है नेहरू जी को जेल में भी आराम था, लेकिन वीर सावरकर को प्रताड़ित किया जाता था। आजादी की जंग में अलख जगाई वीर सावरकर ने, और नेहरू जी उन्हें अच्छे कपड़े नहीं दिए गए। उस दौरान 2 बार मौत की सजा सुनाई गई वीर सावरकर को, लेकिन नेहरू को यातनाएं नहीं दी गई जेल में। यह फर्क था दोनों की जेल का। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, ये आजकल जोड़ने निकले हैं। कल जो उन्होंने वीर सावरकर पर बयान दिया है, वीर सावरकर जिसका नाम के आगे वीर लगा है, जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे राष्ट्र पुरुष रहे, उनके बारे में इस तरीके का बयान देना, यह बताता है
कि वो भारत को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए निकले। और मैं तो उनको कहता हूं, आप पहले पार्टी जोड़ लो, फिर उसके बाद देश जोड़ना। में उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है, इससे उसका मानसिकता को मालूम हो जाता है। वो देश का विरोधी है, हिंदू संस्कृति का वो विरोधी है। देश आपका ऊपर प्रतिशोध लेगा। चलिए, ये सियासी लड़ाई है और इसका नुकसान कांग्रेस को गुजरात में उठाना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है, फक्र की खबर है। खबर यह है कि अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान पहली बार आप सुनेंगे। जैसे आप एलन मस्क को जानते हैं, मस्क की अपनी स्पेस कंपनी है, अपने रॉकेट, अपने सैटेलाइट हैं, उसी तरह भारत में भी एक एलन मस्क खड़ा हो गया। इनका नाम है पवन चंदना। पवन चंदना ने प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाई। ये हैदराबाद के रॉकेट बॉय हैं, हैदराबाद में जन्म हुआ, रॉकेट बनाया और आज प्राइवेट रॉकेट छोड़ भी दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एलन मस्क की अपनी स्पेस एक्स कंपनी है। अगली तस्वीर दिखाइए। इसी तरह ये स्काई रूट, आप ऊपर नाम पढ़ रहे हैं, स्काई रूट। स्काई रूट जो है पवन चंदना की कंपनी है। भारत के लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए कि प्राइवेट स्पेस कंपनी ने पहली बार एक आईआईटीएन जो आईआईटी का पढ़ा हुआ है, हैदराबाद में पैदा हुआ, उसने अपनी स्पेस कंपनी बनाई और आज रॉकेट आसमान में छोड़ दिया। अगली तस्वीर दिखाई। ये एलन मस्क का रॉकेट है, स्पेस एक्स ने जो छोड़ा था, लेकिन भारत में, भारत का जो एलन मस्क है उससे मिलवाने जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये रॉकेट जो है आज छोड़ा गया। फुल स्क्रीन लीजिए। ये उपलब्धि थी पवन चंदना स्काई रूट कंपनी का ये रॉकेट जो आज अंतरिक्ष में उड़ा है। इस पवन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पवन ने कहां से पढ़ाई की है। गाय नेक्स्ट डोर था, एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ और उसके बाद यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कैसे रॉकेट बनाया और रॉकेट आज अंतरिक्ष में पहुंच गया। आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पवन को। आप देख रहे हैं, यह है पवन चंदना। आसमान में रॉकेट जा चुका है। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है पवन चंदना ने। श्रीहरिकोटा से विक्रम एस रॉकेट ने उड़ान भरी है और रॉकेट की स्पीड जो थी आवाज से 5 गुना ज्यादा थी। अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे सस्ता रॉकेट बना दिया है पवन ने। 2 साल में 200 इंजीनियर्स की टीम ने इस रॉकेट को तैयार किया है। सैटेलाइट लॉन्चिंग कैब बुक करने जितनी आसान होगी, ये लॉन्चिंग जितने में कैब बुक करते हैं उतनी आसान लॉन्चिंग हुई है। रॉकेट को स्काई रूट कंपनी ने बनाया है जो पवन की कंपनी है। अब पवन के बारे में आपको बताता हूं। 2018 में स्काई रूट कंपनी की स्थापना हुई थी। पवन चंदना और नागा भरत ने इस कंपनी को बनाया है। ये दोनों ही जो लड़के हैं, चंदना ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और चंदना ने 2012 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में काम किया है। इसरो में भी चंदना रॉकेट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। उसके बाद इसरो में ही चंदना की मुलाकात नागा भरत से हुई, उनके जो पार्टनर हैं। कंपनी ने 1 हफ्ते में स्मॉल सैटेलाइट बनाने का वादा किया। इसके बाद पहली बार करीब 11 करोड़ की ये सैटेलाइट उन्होंने तैयार की है। कंपनी ने विक्रम सीरीज के 3 रॉकेट को डेवलप किया है और प्राइवेट कंपनियों के आने से इनोवेशन और ज्यादा बढ़ेगा। अभी सिर्फ इसरो बनाती है, अब प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्चिंग को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले वक्त में अंतरिक्ष की सस्ती उड़ान भी संभव होगी, जैसे एलन मस्क ने की है। आइए, अब मैं आपको पवन चंदना के साथी की तस्वीर दिखाता हूं जो भरत नागा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये है पवन चंदना के साथी भरत नागा। दोनों ने मिलकर इस स्काई रूट को बनाया है और ये जो उपलब्धि इतनी बड़ी, इसकी अहमियत शायद आपको तब पता चलेगी जब मैं आपको बताने जाऊंगा कि इन्होंने जो ये रॉकेट आज आसमान में छोड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, पिलर ग्राफिक्स है, प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने लिखा, ट्वीट करके लिखा, यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। रॉकेट विक्रम एस ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। अंतरिक्ष में प्राइवेट सेक्टर के लिए यह एक मील का पत्थर है। गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया, देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण हुआ है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने नई ऊंचाई हासिल की है। उपलब्धि भारतीय युवाओं की क्षमता को दिखाती है।
जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष ने लिखा, मिशन प्रारंभ का ऐतिहासिक समापन, भारत के पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण पूरा हुआ, उपलब्धि भारत की एरोस्पेस की क्षमता को दिखाता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे एलन मस्क ने सैटेलाइट बनाया, एलन मस्क ने अपनी स्पेस कंपनी बनाई, चंदना जो है ये भारत के एलन मस्क, मैं क्यों कह रहा हूं, दोनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये मस्क खड़े हैं और ये चंदना खड़े हैं। 2002 में स्पेस एक्स कंपनी बनाई थी मस्क ने, 2018 में स्काई रूट कंपनी की नींव रखी चंदना ने। मस्क के पहले रॉकेट का परीक्षण सफल रहा, चंदना के पहले रॉकेट विक्रम एस ने भी सफल उड़ान भरी है। निजी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत मस्क ने की और सस्ती अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत अब चंदना करेंगे। मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना है मस्क का, और चंदना भारतीयों को दूसरे ग्रह की सैर कराना चाहते हैं, ये उनका ख्वाब और सपना है। तो उम्मीद चंदना से सभी भारतीयों को है कि उनका यह ख्वाब पूरा हो, जो देश के लिए भी सुनहरा होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जंग के मैदान से, जंग के नए नए मोर्चे निकल रहे हैं। आज एक ऐसी खबर जो अमेरिका को टेंशन में डाल रही, किम जोंग उन जो अपने फितूर हरकतों के लिए जाने जाते हैं, किम ने उड़ाई है अमेरिका की नींद। क्यों उड़ाई है? क्योंकि किम ऐसी हरकतें करते रहते हैं, अमेरिका को धमकाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही किया है, बाइडेन को नींद नहीं आ रही। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल। किम ने 2 दिन में 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिए, और इस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको बताऊंगा कि इस बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिका तक इसकी रीच है, कैसे अमेरिका तक पहुंचेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो रेंज है, ये जो बनाई है किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसकी रेंज सीधे अमेरिका तक जाएगी। देखिए ये आप देख रहे हैं, ग्लोब आ गया। नॉर्थ कोरिया से दागेगा किम जोंग उन, बटन दबाएगा, 10,337 किलोमीटर का सफर तय करके सीधे अमेरिका में जाकर गिरेगी। अब इतनी दूरी की मिसाइल बना ली, अब तक इतनी दूरी की मिसाइल आती नहीं थी। देख रहे हैं 10,000 से ज्यादा किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। तो किम जोंग उन ने इतनी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है जिसने बाइडेन को परेशान कर दिया। देखिए जरा रिपोर्ट। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। किम ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जिसकी जद में अमेरिका आ गया है। जापान के इस दावे के बाद बाइडेन को नींद नहीं आ रही। अमेरिका को डर सता रहा है कि किम कहीं अमेरिका पर मिसाइल से हमला न कर दे। सन की किम को अमेरिका ने चेतावनी भी दी है कि अगर जापान या साउथ कोरिया पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। वहीं कोरिया प्रायद्वीप में अमेरिकी सेना के युद्ध अभ्यास ने किम जोंग उन को भड़का दिया है। अब देखना होगा कि सन की किम को अमेरिका कैसे कंट्रोल करता है। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि इस मिसाइल की खासियत क्या है जिसने अमेरिका को परेशान किया हुआ, और आखिर क्यों। दिखा रहा हूं मैं आपको किम जोंग उन की ये मिसाइल आप देख रहे हैं। ये है बैलिस्टिक मिसाइल जिसने सबसे ज्यादा बाइडेन को परेशान किया हुआ। उन्हें लग रहा है कब किम जोंग दाग देंगे और आकर अमेरिका में गिर जाएगी। उत्तर कोरिया ने लगातार दूसरे दिन 2 दिन में 2 मिसाइलें दाग दी। किम ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है ये, और मिसाइल की स्पीड जो है आवाज से 22 गुना ज्यादा है। किम की मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है। मैप में मैंने आपको दिखाया है अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दूरी है 10,000 किलोमीटर, और मिसाइल बना दिए 15,000 किलोमीटर की रेंज की। इसलिए बाइडेन टेंशन में। यह मिसाइल अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही मचा सकती है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल पर जापान का यह सबसे बड़ा खुलासा है। उत्तर कोरिया की राजधानी के करीब से फायर किया गया है और मिसाइल जापान के करीब समुद्र में जाकर गिरी है। उत्तर कोरिया ने 2 महीने में 50 मिसाइलें दागी हैं। सोचिए किम जोंग उन क्या बोला है, 2 महीने में 50 मिसाइलें दाग चुका। कोरिया प्रायद्वीप में अमेरिका की मौजूदगी का विरोध कर रहा है और अमेरिकी सेना लगातार अपनी तैनाती बढ़ा रही है। अब अमेरिका को कई मोर्चों से डर है। पुतिन से अलग डर है, जिनपिंग से अलग डर है,
और एक तीसरा तानाशाह किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि अमेरिका की कार्रवाई उकसाने वाली है, इसके परिणाम गंभीर होंगे। यानी अमेरिका ने बहुत से सैंक्शंस, प्रतिबंध किम जोंग उन पर लगाए हैं। यह वजह दोनों की बड़ी दुश्मनी की है। अब आपको बताता हूं दोनों में आखिर टेंशन क्यों है और यह टेंशन क्यों बढ़ती जा रही है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बहुत गुस्से में। किम जोंग अमेरिका को लगातार धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अमेरिका ने कोरिया प्रायद्वीप में सैन्य तैनाती दरअसल बढ़ा दी है और इसको लेकर किम जोंग भड़के हुए हैं। साउथ कोरिया में जो अमेरिका का दखल है, किम जोंग उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जैसे ताइवान में अमेरिका का दखल जिनपिंग को बर्दाश्त नहीं। किम ने चेतावनी दे दी है कि अमेरिका का कदम उकसाने वाला है। किम लगातार मिसाइल पर मिसाइल दाग रहे हैं और पिछले 6 महीने में किम 100 से ज्यादा मिसाइल दाग चुके हैं। किम के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ हाइपरसोनिक और कई बहुत घातक हथियार भी हैं। किम ने पिछले महीने एक साथ 30 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी थी, जिसके चलते साउथ कोरिया और जापान को युद्ध का डर सताने लगा। साउथ कोरिया और जापान को सुरक्षा देने के लिए अमेरिका लगातार अपनी ताकत कोरिया द्वीप में बढ़ा रहा है। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि सन की किम की धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। वो अपने सहयोगियों की रक्षा जरूर करेंगे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। यूक्रेन का हाल बदहाल कर चुके हैं। पिछले महीने अमेरिका और साउथ कोरिया ने ज्वाइंट एक्सरसाइज कर नॉर्थ कोरिया को ताकत दिखाई थी। उस युद्धाभ्यास में F-35 जैसे आधुनिक फाइटर भी शामिल थे। अमेरिका के सैन्य अभ्यास ने भी किम का गुस्सा बढ़ा दिया था, तभी से कोरिया द्वीप में टेंशन हाई है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, ये जो मिसाइल बनाई है, जो मैंने दर्शकों को दिखाई, ये तो बाइडेन को सोने नहीं दे रही चैन से। देखिए, कैपेबिलिटी तो है ही है, डिटरेंस तो है ही है, और जिस तरह से सैंक्शन लगाया गया है, तो मेरा ये मानना है कि आप सामरिक तरीके से देखें, कैपेबिलिटी एक दो वेपन का, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ऐसा नहीं हो सकता। डिटरेंस कैपेबिलिटी है। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे 2018 के आसपास में, उनसे दोनों की बातचीत शुरू हुई थी और नॉर्थ कोरिया ने ये दिखाया भी था कि शायद वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्थगित करेगा या इसको रोक सकता है या पुल बैक करेगा। मगर मेरे ख्याल से वो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि नहीं, उनकी सर्वाइवेलिटी, उनका भी ये जो उनकी अस्तित्व, खास करके जब कैरोलिन पेनिनसुला के ऊपर बात करते हैं, नॉर्थ साउथ की डिवाइड। तो आप सुन रहे थे के सिन्हा साहब को। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किम जोंग उन का कोई भरोसा नहीं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है। वो ये कह रहे हैं कि क्या ये एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल हो सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ? सवाल सबसे बड़ा ये है। इसलिए जरा आदर्श मिश्रा जी आप बताइए, जिस तरह से ये कत्ल किया गया, और उसके बाद वेदभूषण जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो जो डेटिंग ऐप पे नेक्स्ट डे था और उसके बाद और लड़कियों को भी उसी घर के अंदर लेकर आया है, ये सब डिटेल्स कोर्ट में एज एविडेंसेस के जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था, उनको किस तरह से रखा जाएगा? देखिए, जो लोग इस तरीके के सीरीज देखते रहते हैं, उनको मालूम रहता है कि हमें पहले से ही किस तरीके से प्री प्लानिंग करके चलना है। मींस वो एक जो साइकोलॉजिस्ट है, उनको रूटीन चेकअप करवाते रहेंगे, सो दैट कि फ्यूचर में उसको एज एविडेंस वो यूज कर सके। अच्छा, ये भी आप बता रहे हैं कि वो ऐसे चेकअप भी। अच्छा, ये भी बात सामने आई थी कि कैसे वो चला गया कत्ल के बाद, वो जिस डॉक्टर के पास गया, उनका बयान भी मैंने चलाया। वो कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई कत्ल करके आया, चोट लगी थी उसे, उसके इलाज के लिए गया था। देखो, ये मेंटल स्टेट है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट वो अपने डिफेंस के लिए इस चीज को फ्यूचर में यूज कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, कि मैं मेंटली सही नहीं था, इंसैनिटी का प्रोविजन है कोर्ट में, सो उससे उसको बेनिफिट मिल